हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में हेलो अल्केन्स और हेलो एल्केन्स चैप्टर को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देखा है और आप लोगों को वो लेक्चर समझ में भी आया है। किसी स्टूडेंट ने अगर लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप लोगों का ये काम रहेगा कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लें और उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 को आप लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ाया था उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं। अभी सबसे पहले आप लोग उसको सॉल्व करें और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। मैं पूरा आप लोगों को दिखा देता हूं। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लें और अटेम्प्ट करें ये सारे क्वेश्चंस, और अब मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज ही है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आगे भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। देखिए, आगे जाके ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लोरीन sp3 और sp3 फिर से sp3 से कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स कह सकते हैं। ये अल्काइल हैलाइड्स हो गया, ठीक है। और अगर इसमें भी आप लोगों को इसकी डिग्री पहचाननी है तो क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग 2 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें सेकंड की, तो इसमें ब्रोमीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हो गया होगा। ब्रोमीन sp3 से जुड़ा हुआ है और ये sp3 sp2 से अटैच है, तो इसे हम लोग एलिलिक की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। देखिए, इसके अंदर थर्ड वाले में ब्रोमीन sp3 से जुड़ा हुआ है और वो भी sp3 से जुड़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल एल्काइल हैलाइड हो गया। फिर फोर्थ वाले में आयोडीन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है। अगर वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है और वो कार्बन किसी एलिफेटिक चेन का हिस्सा है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, इसको हम लोग विनाइल की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ब्रोमीन इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो वो भी sp3 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर है pH। pH का मतलब होता है फिनाइल, और फिनाइल का मतलब C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, तो इसे आप लोग अल्काइल हैलाइड नहीं कहेंगे, इसे हम लोग बेंजीलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर पे। 6th नंबर में ब्रोमीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इसे भी हम लोग बेंजीलिक की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। ये हो गया 6th नंबर। अब चलते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे आप ध्यान से देखें कि आयोडीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और वो भी आगे sp3 से कनेक्टेड है, तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसको हम लोग एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। 8 नंबर में ब्रोमीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और वो भी सारे sp3 से ही कनेक्टेड है, तो इसे भी हम लोग नॉर्मल एल्काइल हैलाइड कंसिडर करेंगे। आप ध्यान से देखें कि जो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है।
अगर वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग 3 डिग्री भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर Cl sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है और वो आगे sp3 से कनेक्टेड है, तो इसे भी हम लोग नॉर्मल एल्काइल हैलाइड कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन से आगे अटैच है, तो इसे हम लोग 2 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। 10th वाले में आयोडीन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और वो sp2 कार्बन एलिफेटिक चेन का हिस्सा है, तो इसे हम लोग विनाइल या विनाइलिक की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों ने इसको सही सही अटेम्प्ट किया था और जो भी मिस्टेक्स आप लोगों से हुई है वो आप चेक कर लें एक बार और देख लें कि ये आपको आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को करने के बाद में हम लोग बढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो 11th स्टैंडर्ड में जो रूल्स हम लोगों ने सीखे थे वो सारे के सारे हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने हैं। फिर भी एक बार देखते हुए चलें कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में अगर फ्लोरीन है तो उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग फ्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे और आयोडीन को आयोडो लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी होती है, आप लोगों को उसके अंदर नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग उस एंड से करी जानी चाहिए जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप या फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक में मिलता है। ठीक है, ये सारे रूल्स हम लोगों ने डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, तो आप लोग 11th स्टैंडर्ड के रूल्स एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद में इसको आप लोग देखें। ठीक है, अच्छा, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, मैं एक बार फिर से आप लोग को बताता हूँ। CH3Br, देखिए इसमें जो CH3 ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम लोग बोलें कि सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या है तो वो ब्रोमीन है। और आप लोगों को पता है जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे इसको ब्रोमो। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि इसके अंदर एक है तो इसका जो वर्ड रूट आता है वो मीथ, MET और H, और सिंगल कार्बन है। आप लोगों को पता है कि अल्केन का इसके अंदर सफिक्स ANE जुड़ जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, जिसमें प्रीफिक्स बन गया ब्रोमो, वर्ड रूट इसका है मीथ और ANE इसका हो गया सफिक्स। ये एक सिंपल हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड था जिसका नॉमेनक्लेचर आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इसके अंदर है CH3, CH और CH3 और ये कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान से देखें तो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो 3 कार्बन की हो जाएगी, 1, 2 और 3। तो ये अपना हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन को हम लोगों को नंबरिंग करनी होती है, आप किसी भी एंड से कर लीजिए। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको हम लोग 3 कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 2 पे आयोडो। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसका जो वर्ड रूट है वो बन जाएगा प्रोप, और क्योंकि सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आगे लग जाएगा एन, तो 2 आयोडो प्रोपेन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आप किसी भी एंड से करिए, 1, 2, 3 पे ही क्लोरो आएगा। यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3 पे ही क्लोरो आ रहा है। आप किसी भी एंड से नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखें कि 3 पर है क्लोरो, तो प्रीफिक्स मिल गया 3 क्लोरो। काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5। वर्ड रूट मिल गया पेंट, सारे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स मिल गया एन, 3 क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम
होना चाहिए। और आगे देखते हैं, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन को आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग हम लोग राइट साइड से करेंगे, क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करने पर क्लोरीन हम लोगों को पास में मिलेगा। तो इसको अगर 1 बोलते हैं, इसको 2 3 4 5 और 6। अब देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। तो 2 पे मिल गया क्लोरीन और 4 पे आ गया हम लोगों का CH3 मतलब मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली क्लोरीन का C पहले आता है, तो हम लिखेंगे 2 पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो। 4 पे आ गया CH3 मतलब 4 मिथाइल। ये बात हो गई हमारे प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स कंप्लीट होने के बाद में वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्योंकि 6 है, वर्ड रूट हम लोग हेक्स लिख देंगे और सारे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N। 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेते हैं। इसके अंदर 1 2 और 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। देखिए आप लोग नंबरिंग इसमें कहीं से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 पे ब्रोमो आएगा, यहाँ से करोगे तो 1 पे ब्रोमो आएगा, बात एक ही होगी। तो इसको ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं 3। 1 पे ब्रोमो है और 3 पे ब्रोमो है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 1,3 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो, तो 1,3 डाई ब्रोमो। आप लोग देख सकते हैं कि 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसके लिए जो वर्ड रूट आएगा वो प्रोप, और सारे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आ गया N। 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इसका हो गया IUPAC नाम। आगे बढ़े, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कार्बन की चेन है। आप लोग नंबरिंग इसमें किस एंड से करेंगे, तो मेरा आंसर है कि आप लोग नंबरिंग इसमें लेफ्ट साइड से करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब फंक्शनल ग्रुप आपको नजदीक में मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप का अगर कंपटीशन होता है तो आप फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे और नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 आप कंसिडर कर लीजिए। अब सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो और वो 5th पोजीशन पे है, तो आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए 5 ब्रोमो। वर्ड रूट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो वो वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स, और 1 के बाद क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हमारा जो सफिक्स है वो विथ पोजीशन मतलब 1 इन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कार्बन इसके अंदर 8 है। नंबरिंग हम लोगों को लेफ्ट साइड से करनी चाहिए, क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को लेफ्ट साइड से ही पास में मिलने वाले हैं। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब 2 पे क्लोरो, 3 पे भी क्लोरो, 4 पे भी क्लोरो, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, 2, 3, 4, कितने क्लोरो हैं, 3 क्लोरो है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्राई क्लोरो। तो ये हमारा प्रीफिक्स आ गया 2 3 4 ट्राई क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्योंकि 8 है तो इसके अंदर जो वर्ड रूट आता है वो ऑक्ट आता है, और सारे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आ गया N। 2 3 4 ट्राइक्लोरो ऑक्टेन, ये इसका IUPAC नाम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हेलो अरीन्स के भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो ब्रोमीन है वो डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली
हम लोग इसको हेलोअरीन्स कंसिडर करेंगे। अब देख सकते हैं कि जो ब्रोमीन है वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसका सिंपल सा नाम है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसमें नंबरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन है, किसी भी कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा तो वो 1 ही कहलाएगा। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं देनी है, हम लोग को बता देना है कि ब्रोमो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन है और एक और क्लोरीन है। ये वाले क्लोरीन के कार्बन को अगर हम लोग 1 कंसिडर करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। फिर तो 1 पे क्लोरो हो गया, 2 पे क्लोरो हो गया, तो 1,2 डाइक्लोरो। और वो किससे जुड़े हुए हैं? तो बेंजीन से, तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम होना चाहिए। एक और एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो इसमें ये कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन से भी आयोडीन जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस कार्बन को 1 कंसिडर करता हूं तो ये 2 हो जाएगा, और 3 और 4 पे बाकी 2 आयोडीन आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट्स को लीस्ट पॉसिबल नंबर क्योंकि देने होते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस कार्बन को 1 कंसिडर करते हैं तो उसके जस्ट बाद सेकंड पे भी आयोडीन आ जाएगा, और थर्ड छोड़ने के बाद में इसमें 4 पे आयोडीन आ जाएगा। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को ऐसे नंबरिंग करने से पास मिल जाते हैं। तो इस पे 1 पे आयोडो, 2 पे भी आयोडो, और 4 पे भी आयोडो। इसको कंबाइन करके 1 to 4 ट्राई आयोडो हम लोग लिखते हैं, और ये सब क्योंकि बेंजीन से जुड़े हुए हैं तो हम लोग बेंजीन लगा देते हैं। 1 2 4 ट्राई आयोडो बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं कुछ और टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT के एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, तो मैंने उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। हम इनका IUPAC नाम लिखना सीखते हैं। देखिए, ये CH3 थ्राइस, C, CH2, CH, Br, C6H5 बिना बॉन्ड के एक साथ में सारे जो एटम्स लिख दिए गए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि आप इसको प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि इसका नंबरिंग और नॉमेनक्लेचर इजी हो जाए। जैसे यहाँ पे CH3 थ्राइस और एक कार्बन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन के ऊपर 3-3 CH3 जुड़े हुए हैं। तो मैंने ये वाले कार्बन को यहाँ लिख दिया है, और इससे जुड़े हुए हैं 3-3 CH3। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये C के आगे आता है CH2, ये CH2 के आगे आता है CH, और ये CH से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और एक C6H5 मतलब फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। तो मैंने ये C6H6 से एक ब्रोमीन को जोड़ दिया, और ये C6H6 पे ये CH पर मैंने C6H5 को जोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोगों के सामने पूरा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ जाता है, तो जिससे हम लोग को नंबरिंग और नाम लिखने में आसानी होती है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 मतलब ये 4 कार्बन की मैंने लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर ली। अब ऑब्वियसली मैं नंबरिंग जो है वो इस कार्बन से करूंगा, क्योंकि इस कार्बन पे हेलोजन भी है और इस कार्बन पे फिनाइल रिंग भी आ रही है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स मुझे इस कार्बन पे ही पास मिल रहे हैं, तो मैंने इस कार्बन से नंबरिंग कर ली 1 2 3 और 4। अब सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 1 पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं ब्रोमो। 1 से जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं फिनाइल। 3 से CH3 और CH3 जुड़े हुए हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली आप सारे प्रीफिक्सेस को अरेंज कर लीजिए। जैसे 1 पे ब्रोमो आ गया, फिर B के बाद M का नंबर होता है। देखिए, आप लोग डाई ट्राई के D और T को कंसिडर कभी भी नहीं करते हैं, तो आप लोग मिथाइल का M ही कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो B के बाद में अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है M, तो आप लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो। फिर 3 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है, तो 3,3 ये हो जाएगा डाई मिथाइल। तो 3,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए। अब ये 1 पे ये फिनाइल को लिखने की बारी आ गई, क्योंकि P बाद में आता है, और तो 1 फिनाइल।
और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को मैंने बता दिया ब्यूटेन। आप लोगों को समझ में आया? आप एक बार फिर से देख लीजिए। 1 पे ब्रोमो है, 1 पे फिनाइल है, 3 पर मिथाइल और 3 पर मिथाइल है। अल्फाबेटिकली हम किस तरह से लिखेंगे? तो ब्रोमो का बी सबसे पहले आएगा तो 1 ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल तो 3,3 डाई मिथाइल। 1 पे आ गया फिनाइल और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, मैंने लिख दिया ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br और CH3 ट्वाइस। इसको मैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में किस तरह से लिखूंगा? तो CH3 को सबसे पहले लिख दिया, बाद में आ गया CH, फिर ये आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया CH। अब CH से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब ये वाले कार्बन से एक ब्रोमीन और 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इसको मैंने स्प्रेड करके अच्छे से लिख दिया। C पे ब्रोमीन है, C पे CH3 और ये C पर एक और CH3 है। अब आप लोग देख लीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन मुझे 5 कार्बन की मिल चुकी है। और ये बात मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर डबल बॉन्ड है सिस्टम में तो आपको डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना है नंबरिंग करते वक्त। तो नंबरिंग आप इस एंड से ही करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब इस हिसाब से 4 पे ब्रोमो आ गया और 4 पे मिथाइल है। सब्स्टिट्यूएंट्स को आप सबसे पहले लिख लीजिए अल्फाबेटिकली अरेंज करके। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 पे ब्रोमो 4 पे मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्योंकि 5 है तो आप लोग जो वर्ड रूट यूज करने वाले हो वो है पेंट, और 2 के बाद क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसे लिखेंगे 2 इन। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ये इसका IUPAC नाम होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो P लिखा है ना, इसका मतलब है पैरा, पैरा पोजीशन। ये हम लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया हुआ है। P का मतलब पैरा, M का मतलब होता है बेटा मेटा, और O का मतलब होता है ऑर्थो। पैरा का मतलब कौन सी पोजीशंस होती हैं? 1 4। पैरा का मतलब कौन सी पोजीशन होती है? 1 और 4। मेटा मतलब 1 3 और ऑर्थो मतलब 1 2 पोजीशंस कहलाती है। अब इसमें लिखा है कि पैरा पे क्लोरो है C6H4 के, मतलब आपको बेंजीन रिंग बनानी है। आपने यहाँ पे क्लोरो प्लेस कर दिया और उसकी पैरा पोजीशन पे आपने CH2 ले लिया जो आगे लिखा हुआ है। ये CH2 के आगे है CH और ये C से फिर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इसको मैंने स्प्रेड करके इस तरह से लिख दिया CH3 CH3। अब समझ गए, यहाँ पर पैरा का मतलब होता है 1 4 पोजीशन, तो 1 4 पोजीशन पे आपको रखना था। अच्छा, अब इसके अंदर बेंजीन रिंग पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो इसको 1 तो 1 पे क्लोरो, फिर 2 3 और 4 पे ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी नेमिंग मुझे करनी है। तो सबसे पहले मैंने 1 पे लिख दिया क्लोरो, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब 4 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मुझे नाम लिखना था, तो 4 लिखने के बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को सर्कल ब्रैकेट से सराउंडेड लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ती है। अब ये बेंजीन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, आप उस कार्बन को 1 दे देंगे और आगे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, 1 के बाद में 2 के बाद में 3। तो इस हिसाब से 2 पे हो गया मिथाइल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम आप किस तरह से लिखेंगे? 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। और ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4th से, तो 1 पे क्लोरो और 4 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, और पूरा बेस रिंग क्या थी हमारी? बेंजीन। तो 1 क्लोरो 4 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल और बेंजीन, ये इसका नाम होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम, एम का मतलब होता है मेटा, और मेटा पोजीशन होती है 1 3। तो ये जो C6H4 है ना, ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी, और 1 और 3 पोजीशन पे आपको प्लेस करना है। 1 पे क्या प्लेस करना है? CH2Cl प्लेस कर दिया, और इसकी मेटा पोजीशन पे आपको ये ग्रुप प्लेस करना था, तो मैंने सबसे पहले लिखा है CH2, फिर लिखा है मैंने कार्बन, और ये कार्बन से CH3 3 टाइम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब CH3 CH3 और CH3 इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया। अब 1 पे ये ग्रुप प्रेजेंट है और 3 पर ये बड़ा सा ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए, अगर मान लो कि ये Cl नहीं होता तो ये CH3 होता, और CH3 का नाम हमको पता है मिथाइल होता है। अब एक H अगर क्लोरीन से रिप्लेस हुआ है तो ये वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लोरोमीथाइल होना चाहिए, और क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, हम लिखेंगे 1 पे क्लोरोमीथाइल। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब 3 पर ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हम लोगों को सर्कल ब्रैकेट में लिखना है। अब आप लोग इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर नंबरिंग करते हैं तो ये 3 से जो पहला कार्बन जुड़ा हुआ है उसको ही आपको फर्स्ट देना है, और फिर आपको लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। तो 1 के बाद ये 2 हो गई, और 2 के बाद में ये 3। तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें 2 पर ऊपर मिथाइल और 2 पे नीचे मिथाइल है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस तरह से लिखा जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल। आपको आ गई बात समझ में? 2,2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हम कहते हैं प्रोपाइल। तो ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? थर्ड पे। तो थर्ड पे क्या जुड़ा हुआ है? तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और ये 1 और 3 किसका हिस्सा है? बेंजीन का। तो लास्ट में हम लोग बेंजीन लिख देंगे। तो बेंजीन पे 1 पे क्लोरोमिथाइल है, और 3 पर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मैंने रैंडमली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चूज करके यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, Cl है, बाद में CH2 है, बाद में C और C, और ये C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये C और फिर CH2 और Br। लॉन्गेस्ट चेन आपको 4 कार्बन की मिल चुकी है। आपको इसके अंदर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अगर इस एंड से करते हैं तो आप ब्रोमीन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। नंबरिंग अगर आप इस एंड से करते हैं तो आप क्लोरीन को प्रेफरेंस देते हैं। अब है दोनों ही दोनों हेलोजन, तो IUPAC कहता है कि फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप ब्रोमीन क्योंकि B से आता है उसको प्रेफरेंस देते हुए 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद में जब इसका नाम लिखेंगे तो 1 पे आ गया ब्रोमो, 4 पे आ गया क्लोरो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो ब्यूट, और 2 के बाद चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, ये इसका IUPAC नाम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इतना सा दिया हुआ है ये क्वेश्चन, CCl3 थ्राइस CCl। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन से, जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन से 3 CCl3 जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इस कार्बन पे एक Cl3, एक CCl3, ये कार्बन से दूसरा CCl3, और ये कार्बन से तीसरा CCl3 मैंने प्लेस कर दिया, और ये कार्बन पर एक तो क्लोरीन था तो ये क्लोरीन आ गया। तो ये 4 ग्रुप को मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया। अब देखिए, ये वाले जो कार्बन है उस पे भी 3 क्लोरीन को अगर एक्सपांड करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए, ये वाला जो कार्बन है वो ये है। इस कार्बन से जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ये कार्बन से ऊपर एक जो कार्बन है उस पे 3 क्लोरीन है तो उसको मैंने ऐसे एक्सपांड करके लिखा हुआ है।
ये वाले कार्बन से जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है उस पे 3 क्लोरीन है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये वाले कार्बन से जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है उस पे भी 3 क्लोरीन है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जब इसमें निकाली तो ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मुझे मिल गई 3 कार्बन की। ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिली है। अब उसमें मुझे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में किसी भी एंड से कर लेता हूँ। इसको मैं 1, इसको 2 और इसको 3 मैंने कंसिडर कर लिया। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो और 1 पे क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो, 3 पे क्लोरो, क्लोरो और एक और क्लोरो, और 2 पर एक और सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला एक बड़ा सा। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ये CH3 होता तो इसको मिथाइल कहते हैं। एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हुआ, दूसरा क्लोरीन से रिप्लेस हुआ, तीसरा क्लोरीन से, तो इसे हम ट्राइक्लोरो मिथाइल कह सकते हैं, और वो 2 से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2 पे ट्राइक्लोरोमिथाइल, ये आ गया पूरा। 2 पे ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब 1 पे क्लोरीन, 1 पे क्लोरीन, 1 पे क्लोरीन, तो 1, 1, 1। फिर ये 2 पे क्लोरीन, तो एक और 2 आ गया। 3 पर एक और क्लोरीन, 3 पर एक और क्लोरीन, 3 पर एक और क्लोरीन, तो 3, 3, 3, 1, 1, 1, फिर 2, फिर 3, 3, 3। ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन्स हो गए 7, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं हेप्टा। कौन है? तो क्लोरो। और अब ये हो गया हमारा प्रीफिक्स कंप्लीट। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोप, और सारे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया एन। इसका नाम हो गया 2 पे ट्राइक्लोरोमिथाइल 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3 हेप्टाक्लोरो प्रोपेन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो कार्बन है ना, उसको मैंने यहाँ लिखा है। अब ये कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, इसको लिख दिया मैंने। ये कार्बन से C6H4Cl एट पैरा पोजिशन, और वो भी ट्वाइस की क्वांटिटी में जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसको कैसे प्लेस किया है कि इसके ऊपर C6H4 और पैरा पोजिशन पे क्लोरीन, और ये कार्बन के नीचे C6H4 और क्लोरीन एट पैरा पोजिशन, तो ऐसे ट्वाइस हो गए। तो ये कार्बन पे एक CH3 ये हो गया, ये 2 ग्रुप्स हो गए, और एक और CH3 जो था उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। देखिए कंडेंस फॉर्मूला को इस तरह से स्प्रेड करने आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग इस कंडेंस फॉर्मूला को इस तरह से स्प्रेड नहीं करते तब तक आपको IUPAC नाम लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान से इसको कंडेंस को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना अच्छे से सीख लीजिए, और उसके बाद में आप IUPAC नाम लिखिए। अब IUPAC नाम में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर 1, 2, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया 1, 2 और 3, और 2 पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, और 2 पे ये सेम ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। अच्छा, इसका नाम हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, आपको पता है कि ये कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ा हुआ है उसको हम लोग को 1 देना होगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और 4 क्लोरो, और ये रिंग को हम लोग फिनाइल रिंग कहते हैं, तो ये ग्रुप का नाम हो गया 4 क्लोरोफिनाइल। ऊपर भी 4 क्लोरोफिनाइल, नीचे भी 4 क्लोरोफिनाइल, और ये हो गया 4 क्लोरोफिनाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ट्वाइस क्वांटिटी में है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी ट्वाइस क्वांटिटी को हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के दोनों 2 पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले मैंने लिखा 2, 2। नॉर्मली हम लोग डाई लिखते हैं, डाई ट्राई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे हम लोगों को 2 के लिए बिस यूज करना होता है, जैसे 3 के लिए हम लोग ट्रिस यूज करते हैं। तो 2, 2 बिस क्या है? 4 क्लोरोफिनाइल, और 3 कार्बन
कि लॉन्गेस्ट चेन वाले पेरेंट अल्केन को हम लोग प्रोपेन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्रैक्टिस कर ली IUPAC नॉमेनक्लेचर की। जितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क। देखिए, होमवर्क में आप लोगों को NCERT की एक्सरसाइज ओपन करनी है। NCERT एक्सरसाइज का आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से सॉल्व कर लेना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में वही क्वेश्चन है जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मिला के हम लोगों ने स्टडी किया है। यानी कि क्लासिफिकेशन और IUPAC नॉमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे NCERT की एक्सरसाइज में। तो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने से पहले अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है वो पढ़ेंगे और बाद में हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।